हे एवरीवन, आज की डे में हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ह्यूमंस के सारे जीनोम का पता लगाया गया। ये प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहले 1990 में लॉन्च किया गया और ये खत्म हुआ 2003 में। इसको जो ये प्रोजेक्ट था ये यूएस ने स्टार्ट किया था और बाद में इसके साथ यूके, जापान और भी कंट्रीज आई थी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। काफी सारे इसके गोल्स थे, काफी सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी आई, बट हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि ये था क्या। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सबसे पहले हम गोल्स पढ़ते हैं कि ये किया क्यों गया, क्या इसका उद्देश्य था। तो सबसे पहला इसका गोल है कि जितने भी ह्यूमन डीएनए के अंदर जीन्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना। तो लगभग 20,000 से 25,000 जीन जो ह्यूमन के डीएनए के अंदर है उन सबको आइडेंटिफाई करना, ये पहला गोल था। दूसरा था कि जो हमारे बॉडी के अंदर हमें ह्यूमन के बारे में पता है कि 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। यानी बेस की बात करें तो कितने होगा इसका डबल, यानी 6 बिलियन बेस। यानी 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस है वो डिटरमाइन करने के लिए भी ये किया गया, जो ह्यूमन के डीएनए को बताते हैं। यानी हमारे डीएनए में जितना भी सारा सीक्वेंस है, जितने भी बेस पेयर है, उन सब का सीक्वेंस पता लगाएं। नेक्स्ट था कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली है उसको स्टोर करके रखना एक डेटाबेस में, ताकि उस स्टोरेज का यानी इस इंफॉर्मेशन का यूज हम फ्यूचर में कर पाए, बीमारियों में या किसी के डायग्नोसिस में या कुछ भी हाइब्रिड तैयार करने में या किसी भी फील्ड में हम इसका इस्तेमाल कर पाए इन फ्यूचर। क्योंकि कुछ तो फायदा हो ना, हम ये ऐसे थोड़ी ना सिर्फ प्रोजेक्ट करके छोड़ दिया, तो इसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके, तो इसका स्टोर करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्या है कि जो डेटा एनालिसिस है उसके लिए टूल्स इम्प्रूव करना, ताकि एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाए। नेक्स्ट है कि ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी में इसका यूज करना, जैसे कि इंडस्ट्रीज वगैरह में। फिर है कि एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज, ELSI, ये सब भी इससे अराइज हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में भी ध्यान रखना। क्योंकि अब इतने सारे ह्यूमन की इंफॉर्मेशन है, अगर वो लीक हो गई, किसी गलत हाथों में चली गई और उसने मिसयूज करके कुछ ऐसा चीज बना दिया जो पूरी पॉपुलेशन को हार्म कर सकता है, तो वो चीज खतरनाक हो सकती है। तो इसका डेटाबेस को तैयार करना, स्टोर करना और उसको संभाल के रखना कि गलत हाथों में ना जाए, ये भी एक बहुत ही बड़ी चीज है। तो ये सब कुछ गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा प्रोजेक्ट क्यों? क्योंकि एक ये बहुत ही ह्यूमन के सारे डीएनए के सीक्वेंस को पता लगाने के लिए किया गया। अब ह्यूमन का डीएनए का सीक्वेंस 3 बिलियन का बना है, 3 बिलियन बेस पेयर्स का। तो ये छोटी बात नहीं है, इसको कंप्लीट करने में पूरे 13 साल लग गए। तो ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ऊपर से इसका जो खर्चा आया था वो भी बहुत ही ज्यादा था। तो ये इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट है, और ऊपर से इसको बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें लगे थे, बहुत पैसा खर्च हुआ था, तब जाके हमें ये डिटेल मिली है। और बहुत ही ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत काम में आ सकती है, बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, तो उसमें हमें ये सब लिखना होगा कि क्या, एक तो बहुत पैसा लगा, दूसरी चीज बहुत सारा पूरा जितना भी ह्यूमन का डीएनए उसका सीक्वेंस पता लगाया, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, ये सब। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक 13 साल बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी 1990 में स्टार्ट हुआ, 2003 में खत्म हो गया। और ये कोऑर्डिनेशन में किस किस किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन दोनों ने कोऑर्डिनेट होकर ये स्टार्ट किया था HGB। स्टार्टिंग में जो वेलकम ट्रस्ट था यूके का, वो भी इसका एक मेजर पार्टनर था, लेकिन बाद में इसकी कम हो गई इसकी कंट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग में था ये। उसके अलावा कई और कंट्रीज थी, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और भी कई बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जिन्होंने इसमें साथ दिया इनका, बट मेन किसका था? यूएस का। अब इसकी हमारे पास दो मेथडोलॉजीज है। एक तो ये पहला अप्रोच है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, यानी कि हम क्या करेंगे, जो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं उनका ही हम सीक्वेंस पता लगाए। कैसे? जैसे एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, वो आगे जाके आरएनए बनाएगा, वो डीएनए। तो हम उस आरएनए को उठाएंगे जो बन चुका है, उस आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे और फिर डीएनए बनवाएंगे। अब उस डीएनए में हमें पता है कि अब क्योंकि हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया है, इसका मतलब
केवल वही डीएनए जो एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम केवल अब उसका पता लगा लेंगे। तो यानी कि पहला अप्रोच क्या है, केवल उसका पता लगाना जो एक्सप्रेस होते हैं, तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का पता लगाना। दूसरी अप्रोच क्या है कि जितना भी डीएनए है, जितना भी हमारा जीनोम है, उन सब का सीक्वेंसिंग पता लगाना, चाहे वो कोडिंग हो चाहे वो नॉन कोडिंग हो। उसके बाद उसको असाइन कर दो, मतलब सीक्वेंस एनोटेशन कर दो कि जो भी फंक्शन कर रहा है उसको अलग और जो नहीं कर रहा वो अलग। ये है दूसरी अप्रोच। तो इसमें तो क्या करते हैं, पूरा की पूरा डीएनए उठाया और उसकी स्टडी करी, जबकि इसमें आरएनए उठाया, उससे डीएनए बनवाया और फिर स्टडी करी। अब ये जो एनसीईआरटी में मेथड दे रखा है हम वो पढ़ेंगे, जिसमें कि पूरा के पूरा जो सीक्वेंस है वो कैसे पता लगाएं वो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सेल है, सेल में से जितना भी डीएनए है वो आइसोलेट कर लेंगे एंजाइम्स वगैरह की हेल्प से। ठीक है, पहले सेल्स को खत्म करेंगे, जितने भी ऑर्गेनेल है उसके खत्म करेंगे, फिर और एंजाइम्स डाल डाल के फिर हम एंड में हम डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम उस डीएनए को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। वो रैंडम पीस होंगे, वो जो भी एंजाइम जैसे काम करेगा उस हिसाब से कटेगा। क्यों काट रहे हैं हम डीएनए, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, तो उसको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, तो उसको छोटे छोटे सेगमेंट के काट के स्टडी करनी पड़ेगी। फिर क्या करेंगे, फिर उसकी क्लोनिंग करवाएंगे। क्लोनिंग कैसे होगी, कोई जो सुटेबल उसका होस्ट होगा उसमें क्लोनिंग करवाएंगे वेक्टर की हेल्प से। वेक्टर मतलब जो चीजों को एक से जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तो हम वेक्टर की फॉर्म में बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों को ले सकते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उसके बाद हम एम्पलीफाई करवा देंगे, जो हमने छोटे छोटे पीस काटे थे उसको हम बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। एक छोटी सी चीज होगी तो उसको देखने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो बड़ी हो जाएगी तो उसको देखने में आसानी होगी, तो उसका हम एम्पलीफिकेशन कर देंगे। और ये जो हम फ्रेगमेंट फिर उसकी हम सीक्वेंसिंग करेंगे। तो सीक्वेंसिंग कैसे की जाती है, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस से। और ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फ्रेडरिक सेंगर का मेथड। फ्रेडरिक सेंगर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उस बेसिस पे ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस काम करता है और फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग होती रहती है। उसके बाद जो सीक्वेंस है वो अरेंज कर दिए जाते हैं ओवरलैपिंग रीजन्स पे, और उसके बाद उनका अलाइनमेंट कर दिया जाता है। अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम, ये काफी सारे डेवलप किए गए थे, उसका इस्तेमाल करके इनको अलाइन कर दिया जाता है। और उसके बाद उसको एनोटेशन कर दे दी जाती है, और फिर उसके क्रोमोसोम में जो उसका फंक्शन है वो पता लगा लिया जाता है। इस तरीके से पूरा की पूरा डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। कैसे, डीएनए निकाला, उसको कट किया, उसकी क्लोनिंग करवाई, फिर एम्पलीफिकेशन करवाया, उसके बाद उसका सीक्वेंस पता लगा लिया और फिर उसकी एनोटेशन कर दी गई। हो गया, ये तो है जिसमें हम पूरा की पूरा डीएनए पता लगाते हैं। दूसरा वाला एनसीईआरटी में नहीं दिया तो वो हम नहीं पढ़ते। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट 2003 में खत्म हो गया था, लेकिन जो क्रोमोसोम 1 था, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है, टोटल 46। तो उसमें से जो पहला क्रोमोसोम है उसकी सीक्वेंसिंग मई 2006 में कंप्लीट हुई थी। बस एक यही रह गया था लास्ट में, बाकी सबकी पहले हो गई। नेक्स्ट है इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ सैलिएंट फीचर्स, यानी इसके कैरेक्टर्स की क्या खासियत है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमें पता चला कि जो ह्यूमन का डीएनए है उसमें 3164.7 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं, यानी वही 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। जो एवरेज एक जीन का साइज है उसमें नॉर्मल एक जीन है, डीएन क्या है, डीएनए का एक सेगमेंट है, उसमें लगभग 3000 बेसेस होते हैं। ये वेरी कर सकते हैं, इनका साइज वेरी कर सकता है, लेकिन अब तक जो हमें सबसे बड़ा ह्यूमन का जीन मिला है वो है डिस्ट्रोफिन, जिसके पास 2.4 मिलियन बेस मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू आता है कि सबसे बड़ा जीन कौन सा है, तो डिस्ट्रोफिन है जिसके पास सबसे ज्यादा बेस मिलते हैं। नेक्स्ट है कि टोटल नंबर ऑफ जीन जो सोचे गए थे, ऐसा सोचा था कि हमारी बॉडी में जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू हुआ था उससे पहले ऐसा अनुमान लगाया था लोगों ने कि 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक जीन्स होते हैं। बट जब सारा काम कंप्लीट हो गया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो पता चला कि केवल 30,000 जीन्स ही हैं हमारी बॉडी में, यानी बहुत कम है हमारी उम्मीद से। और इसमें एक और चीज पता लगी कि लगभग 99.9% न्यूक्लियोटाइड सेम होते हैं जितने भी ह्यूमंस हैं उन सब में, केवल 0.1% डिफरेंट होता है, और उन इतने से ही डिफरेंस की वजह से हम सब एक दूसरे से अलग दिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 99.9% सबका डीएनए मैच करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, 50% जो डिस्कवर जीन है उसमें से केवल
अभी तक के जो भी डिस्कवरी हमने की है जीन की, उसमें से केवल 50% के फंक्शन ही हमें पता चल पाए हैं, बाकियों के अभी तक हमें पता नहीं चले हैं। और जितना भी हमारा जीनोम है उसमें से 2% से भी कम जीनोम ही है जो प्रोटीन को कोड करता है, बाकी 98% रिपीटेटिव सीक्वेंस है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो ह्यूमन जीनोम का बहुत ही बड़ा पोर्शन बनाते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस मतलब बार बार सेम चीज रिपीट होती जाती है, वो होता है रिपीटेटिव सीक्वेंस। और ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं वो डीएनए ही होते हैं, और ये लगभग 100 से लेके 1000 बार तक रिपीट हो सकते हैं। इनका डायरेक्ट कोडिंग में कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स और इवोल्यूशन में रोल प्ले करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं 2968, और क्रोमोसोम वाई के पास सबसे कम जीन होते हैं 231। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। अब ये हम जो क्रोमोसोम 1 2 3 4 बोलते हैं, ये भी जीन के बेसिस पे बोलते हैं कि किसका कितना साइज है। तो 1 का सबसे बड़ा, फिर 2 का छोटा, फिर 3 का छोटा, ऐसे करके इनका साइज होता है। अब जो साइंटिस्ट है हमारे पास, उन्होंने लगभग 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी पता लगाई हैं जो केवल सिंगल डीएनए के सीक्वेंस में अंतर होता है वहां पे। मतलब जो सारे ह्यूमन से सब में वो सेम है, बस एक पॉइंट पे गड़बड़ है। गड़बड़ है का मतलब वो डिफरेंट है। ऐसे पॉइंट को बोलते हैं स्निप्स, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे अलग अलग टाइप के हमें मॉर्फोलॉजी देखने को मिल रही है, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस उसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इससे हमें क्या फायदा होता है, ये हमें क्रोमोसोमल लोकेशन पता लगाता है कि डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस की या फिर ह्यूमन की हिस्ट्री पता लगाने के लिए। तो ये इसमें काम आता है हमारे। ये होगा इसके सैलिएंट फीचर्स। ये एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, तो हमें ये याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एचजीपी से रिलेटेड जो बायोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी हमें इंफॉर्मेशन देता है ह्यूमंस के बारे में या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में। अब ये था कि इसमें खर्चा कितना आया। एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में लगभग $3 का खर्च आया। और हमारे पास है कितने बेस पेयर, हमारे पास है 3 बिलियन बेस पेयर, यानी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 3 बिलियन, तो कितना हो गया $9 बिलियन। इतना खर्चा आया डीएनए के, ह्यूमन डीएनए को सीक्वेंस करने में। अब ये जो सीक्वेंसिंग की है इनको स्टोर भी करना पड़ेगा बुक्स पे। अगर हम सोचें कि जो बुक्स हैं, एक बुक में 1000 पेज हैं और उस हर एक पेज में 1000 लेटर्स हैं, तो ऐसे करके टोटल 3300 बुक हो जाएंगी। और उस बुक में हमें ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी एक सिंगल ह्यूमन सेल की, यानी एक सिंगल ह्यूमन सेल का डेटा स्टोर करने के लिए हमें 3300 बुक चाहिए, वो भी 1000 पेजों की। ये बहुत मेजर डेटा है, इसलिए तो ये मेगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है, यूज कहाँ आता है ये। पहली एप्लीकेशन है इसकी, जो भी डिसऑर्डर्स हैं, डिजीज हैं, उनको डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में और उनसे प्रिवेंशन की कैसे बचा जा सकता है। तो इन सब में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है कि हम नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, यानी ह्यूमंस के अलावा और जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई या कोई भी, उन सब के बारे में भी हम उनका डीएनए सीक्वेंस भी पता लगा सकते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। हेल्थ केयर की, एग्रीकल्चर की, एनर्जी प्रोडक्शन की, एनवायरमेंटल रेमेडिएशन, बहुत सारी ब्रांच में इसका हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि कोई रिसर्च कर रहा है तो वो एक बार में एक जीन लेता था या कुछ जीन लेता था फिर स्टडी करता था, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इससे क्या है, पूरे के पूरे जीनोम की एक साथ स्टडी कर लो। तो ये बहुत ही फायदे का साबित हुआ ये प्रोजेक्ट। आगे बहुत इसने रोल प्ले किया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डेवलप करने में। कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स थे जिनका सीक्वेंसिंग की गई, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, सी एलिगेंस। ये सी एलिगेंस क्या है, ये एक नीमेटोड है जो कि फ्री लिविंग होता है, नॉन पैथोजेनिक है। फ्री लिविंग मतलब किसी और के ऊपर नहीं रहता, नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहता है। नॉन पैथोजेनिक मतलब कोई बीमारी नहीं करता। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ये हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि राइस और एराबिडोप्सिस, इन सब के ऊपर ये सीक्वेंसिंग, इन सब के डीएनए की सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। नेक्स्ट है इसके फ्यूचर चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है, पहला चैलेंज है इसको समझना और जेनेटिक वेरिएशन को मैपिंग करना उसकी।
अलग अलग पॉपुलेशन में, तो ये एक बहुत ही चैलेंजफुल बात है। दूसरा ये है कि कोई इसका मिसयूज ना कर ले, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी करके कुछ एडिट कर दिया और कुछ नई चीज बना दी जो गड़बड़ हो गई, तो ऐसा कुछ मिसयूज ना कर सके, कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके इन इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट है कि ऐसी टेक्निक्स और टूल्स डेवलप करना कि जो एनालिसिस भी कर सके और इतने बड़े डेटा को इंटरप्रेट कर सके। तो ये सब हमारे कुछ फ्यूचर चैलेंजेस जिन पे हमें काम करना है, जिससे हम और एक्यूरेट तरीके से और जल्दी इंफॉर्मेशन को ले पाए। ये था पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। तो ये था ये प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस लाइक सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।